धीरजलाल हीराचंद अंबानी यानी धीरू भाई अंबानी, इस नाम से भारत का हर इंसान परिचित है, जिसने गरीबी में जन्म लेने के बावजूद भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की और उसी वजह से भारत का युवा उनसे प्रेरणा लेता है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार एक पकोड़े बेचने वाला कैसे भारत का सबसे धनी आदमी बना? धीरू भाई अंबानी का वास्तविक नाम धीरजलाल अंबानी है, जिनका जन्म 28 दिसंबर सन 1932 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ। धीरू भाई अंबानी के पिता का नाम हीराचंद अंबानी है, जो एक टीचर थे, और इनकी मां का नाम जमुना बेन था। और बचपन से ही उनके घर की स्थिति खराब थी। घर की आर्थिक तंगी के कारण उन्हें हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और पिता की मदद करने के लिए धीरू भाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। पढ़ाई छोड़ने के बाद सबसे पहले धीरू भाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन कुछ खास फायदा ना होने के कारण उन्होंने इस काम को बंद कर दिया और गांव के नज़दीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। इनका यह काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ समय तक अच्छा चलता था। बाकी समय इसमें कोई खास लाभ नहीं था और धीरू भाई अंबानी ने इस काम को कुछ समय बाद ही बंद कर दिया। बिजनेस में मिली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी की सलाह दी। धीरू भाई अंबानी के बड़े भाई रमणीक अंबानी उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई को भी यमन में जाने का मौका मिला और वहां उन्होंने शेल कंपनी में पेट्रोल पंप की नौकरी की और महज 2 साल की उम्र में अपनी काबिलियत की वजह से वहां मैनेजर के पद पर पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और बिजनेस करने की तरफ ज़्यादा रहा और मन में ये ठाना था कि वो एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। जब वे शेल कंपनी में अपनी सेवा दे रहे थे, वहाँ पर काम करने वाले कर्मियों को चाय मात्र 25 पैसे में मिलती थी, मगर धीरू भाई पास में ही एक बड़े होटल में जाकर चाय पीते थे, जहाँ पर उनको चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब पूछा गया कि आपको कंपनी में चाय 25 पैसे में मिलती है, तो आप इसी चाय को होटल में जाकर 1 रुपये में क्यों पीते हो, तो उन्होंने बताया कि उस होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं, इसीलिए मैं उन्हें वहां पर सुनने जाता हूं ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। और धीरू भाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की। यमन में उन दिनों चांदी के सिक्कों का प्रचलन था और धीरू भाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है, तो उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करना शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब तक ये पता चलता, तब तक वो मोटा पैसा कमा चुके थे और ये दोनों घटनाएं इशारा कर रही थी कि धीरू भाई अंबानी में सफल होने के सारे गुण हैं। यमन में धीरू भाई का समय बीत रहा था और वहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इसमें धीरू भाई अंबानी भी शामिल थे। इस नौकरी के चले जाने के बाद धीरू भाई ने बिजनेस करने का फैसला लिया। वैसे तो निवेश करने के लिए उनके पास बड़ी रकम नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने मामा के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की और यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ पर भी सफलता ने धीरू भाई अंबानी के कदम चूमे और जल्द ही बॉम्बे सूत व्यापार संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिमों से भरा था और उनके मामा को जोखिम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए जल्द ही दोनों के रास्ते अलग हो गए और इससे रिलायंस को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की और इनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे विमल ने इसकी ब्रांडिंग अच्छे से की और इनका ये टेक्सटाइल का बिजनेस पूरे भारत में छा गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। साल 1975 में विश्व बैंक की टेक्नीशियन टीम ने रिलायंस टेक्सटाइल का दौरा किया और इस कंपनी को विकसित देशों की कंपनी से अच्छा बताया। फिर 1980 के दशक में धीरू भाई अंबानी ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यौन का निर्माण करने के लिए सरकार से लाइसेंस ले लिया और लगातार धीरू भाई अंबानी आगे बढ़ते चले गए और भारत में इक्विटी कल्ट लागू करने का क्रेडिट भी धीरू भाई अंबानी को ही जाता है।
इसी के साथ ही धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी का विस्तार अलग अलग क्षेत्र में किया, जिसमें पेट्रोकेमिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और रिटेल जैसी कंपनी भी शामिल है। इन सभी कंपनियों में कुछ सालों तक सेवा देने के बाद वो 6 जुलाई 2002 को दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और दुनिया को ये सिखाकर गए कि महानता जन्म से नहीं कर्म से पैदा होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।